हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट हमने ख़त्म किया था जब वांगजी टूथब्रश करके रूम में वापस आता है तो वो देखता है वुयिंग ऑलरेडी बेड पर सो चुका था। अगली सुबह जब वुयिंग की आंखें खुलती हैं तो वो किसी से बहुत चिपक कर सोया हुआ था, जिससे उसे बहुत वार्म फीलिंग हो रही थी। दोनों के लेग्स भी आपस में एकदम जकड़े हुए थे। उसे अपनी बॉडी में हीट फील हो रही थी और उस हीट का सोर्स लंग वांगजी की चेस्ट थी। वुयिंग को रियलाइज होता है कि उसका सिर वांगजी के चेस्ट पर रखा हुआ था। वो अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहता है, ओ माय गॉड, और तुरंत अपना सिर वांगजी के चेस्ट से हटा लेता है। वो ये इतना जल्दबाजी में करता है कि वो ऑलमोस्ट बेड से गिरने ही वाला था। हलचल की वजह से वांगजी की आंखें खुल जाती हैं और वो बेड पर उठकर बैठ जाता है। वो वुयिंग की तरफ कंफ्यूजन में देखने लगता है। वुयिंग उससे कहता है, आई एम सॉरी। वांगजी जैसे ही अपनी बॉडी से ब्लैंकेट हटाता है, वुयिंग नोटिस करता है कि वांगजी ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। उसने केवल शॉर्ट्स पहने हुए थे और उन्हीं में वो सो रहा था। वांगजी को घूरते घूरते वुयिंग की नज़र उसके इरेक्शन पर जाती है और एक बार फिर वो वांगजी से कहता है, ओ माय गॉड, आई एम सॉरी। वांगजी तुरंत ब्लैंकेट लेता है और खुद को कवर कर लेता है। वुयिंग को भी इतना एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि वो बाथरूम की तरफ भाग जाता है। बाथरूम में टॉयलेट सीट पर बैठे बैठे वुयिंग का दिमाग अब काम करने लगा था। वांगजी की ये हालत उसी की वजह से थी, क्योंकि वुयिंग नींद में उससे बहुत ज़्यादा चिपक कर सो गया था। वुयिंग नोटिस करता है कि उसके बॉक्सर्स पे भी वेट पैचेस बने हुए थे, यानी वो भी बुरी तरह वेट था, बिल्कुल वांगजी की तरह। वुयिंग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक अल्फा के साथ रात बिताने का ऐसा एक्सपीरियंस भी हो सकता है। वुयिंग बाथरोब पहनता है और बाहर आ जाता है। वांगजी ऑलरेडी फुली ड्रेस्ड हो चुका था और सोफा पर बैठा हुआ था। उसने बेड भी एकदम अच्छे तरीके से ठीक कर दिया था। वुयिंग उससे कहता है, आई एम सॉरी। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं। वुयिंग उससे पूछता है, क्या टाइम हो रहा है? वांगजी कहता है, बस थोड़ी देर पहले ही 5 बजे थे। वुयिंग कहता है, व्हाट, हम दोनों इतनी जल्दी क्यों जागे हैं? अगर हम दोनों की जगह यहाँ कोई रियल कपल होता तो उनका ज़रूर यहाँ राउंड 3 या राउंड 4 चल रहा होता। वांगजी के ईयर्स पिंक हो जाते हैं। वुयिंग वांगजी के फेस की तरफ देखता है तो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़े हुए थे। वुयिंग उससे पूछता है, लंग वांगजी, क्या तुम लास्ट नाइट सोई नहीं? वांगजी उससे कहता है, मैंने कोशिश की पर मुझे नींद नहीं आई। वुयिंग कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? ये ज़रूर मेरी वजह से हुआ होगा। वांगजी कहता है, अगर मैं तुम्हें जगा देता तो हम दोनों ही रात भर नहीं सो पाते। वुयिंग कहता है, पर रीज़न तो मैं हूं ना जिस वजह से तुम नहीं सो पाए। वुयिंग मन में कह रहा था, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी वेट जो हो गई थी। तभी वो वांगजी से कहता है, अगर तुम मेरी वजह से स्ट्रगल कर रहे थे तो तुम्हें मुझे जगा देना चाहिए था। वांगजी कहता है, अगर तुम्हें जगा भी देता तब भी मैं नहीं सो पाता। मैं अनयूजुअल परिस्थितियों में नहीं सो पाता हूँ। वुयिंग कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर रात भर तुम्हारे पास एक ओमेगा नहीं होता जो अपनी हीट से गुजर रहा है तो तुम चैन से सो रहे होते। वांगजी उससे कहता है, रूम में रात भर नियॉन पिंक लाइट भी तो जल रही थी। वुयिंग को पता था कि वांगजी उसे सिर्फ ठीक फील कराने के लिए ऐसा कह रहा है। कुछ टाइम बाद वुयिंग उससे कहता है, लॉन्ग वांगजी, अगर तुम्हें इस लव रूम में नाइट स्पेंड करने के लिए किसी ओमेगा को खुद चूज़ करना होता तो तुम किसे चूज़ करते? वांगजी बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत उससे कहता है, विभूषण को। वुयिंग कहता है, मेरे अलावा किसे करते? हम तो ऑलरेडी एक बार सो चुके हैं ना। आई मीन ऑफकोर्स उस तरीके से नहीं, पर फिर भी हम यहाँ नाइट स्पेंड कर चुके हैं, पर उस तरह से नहीं। वांगजी कहता है, स्टिल मैं विभूषण को ही चुनता। वुयिंग एक बार फिर सरप्राइज्ड में उसे देखता ही रह गया था। वांगजी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वुयिंग उसका हाथ पकड़ता है और वो दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। अब कंपटीशन के 5वें हफ्ते की शुरुआत हो गई थी। फिनाले वीक आ चुका था। मुशन्यू और वुयिंग आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी लंग वांगजी वहाँ आता है। मुशन्यू वहाँ से चला जाता है। वांगजी वुयिंग को देखकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करता है। वुयिंग भी उससे कहता है, तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम भी तो फिनाले पहुँच गए हो। दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। वांगजी जाने ही वाला था, तभी वो फिर से वहाँ मुड़कर वुयिंग के पास आता है और उससे कहता है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। वुयिंग कंफ्यूज्ड आंखों से उसकी तरफ देखने लगता है तो वांगजी कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें मदद की ज़रूरत नहीं होगी, तुम ऑलरेडी 4 सीजन्स जीत चुके हो, पर मैं एज एन अल्फ़ा तुमसे ये नहीं कह रहा, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे कहा।
विंग उसे कहता है, ओह थैंक्स, आई होप तुम एंड तक सरवाइव करो। वांग जी कहता है, ओके, शायद अगर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत हुई तो तुम भी मेरी मदद करोगे ना। विंग तुरंत हाँ कर देता है और उससे हाथ मिलाता है। वांग जी का थोड़ा सा ऑड बिहेवियर और इतना ज़्यादा जेंटलमैन की तरह पेश आना विंग को थोड़ा सा निराश कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस रात के बाद से शायद वो दोनों इतने नज़दीक तो आ गए होंगे कि वांग जी को इतना फॉर्मल बिहेव ना करना पड़े। कंपटीशन का अब वीक 6 शुरू होने वाला था। फिनाले तक केवल 5 ओमेगाज ही पहुंच पाए थे। 5 ओमेगाज को हीट में पैक किया जाता है। उनकी बॉडी पर जानबूझकर इस तरीके के फेरोमोन्स डाले जाते हैं जिससे उनकी बॉडी अपने आप ही हीट में आ सकती थी। उन फेक फेरोमोन्स का असर भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि विंग को ऑलरेडी फील हो रहा था कि वो अंदर से बर्न हो रहा है। सारे ओमेगास का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उन 5 ओमेगास को एक ग्लास बॉक्स के अंदर डाला जाता है और वो ग्लास बॉक्स धीरे धीरे अंडरग्राउंड बंकर की तरफ जाता है, जहाँ पर ब्यूटीफुल सैंडी बीचेस थे। पूरा सेट इस तरीके से तैयार किया गया था कि वो एक फॉरेस्ट जैसा दिख रहा था। विंग वहाँ पानी की तरफ देख रहा था क्योंकि वहाँ पानी का इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी था। एक ओमेगा जब अपनी हीट से होकर गुजरता है तो उसे अपनी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। 5 ओमेगास एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं। उसके बाद 5 अलग अलग हो जाते हैं। विंग मन में सोचता है, सबसे पहले मुझे पानी ढूंढना होगा। ड्रोन्स के थ्रू हर जगह कैमरास घूम रहे थे। 5 ओमेगास अपनी हीट में थे, इसका मतलब कोई भी ओमेगा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता था और इस वक्त सारे ओमेगास को इसी चीज़ से बचना था। विंग को एक रिवर दिख जाती है जहां वो अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से वॉश कर लेता है। अभी तक उसे किसी भी अल्फा सेंट का एहसास नहीं हो रहा था, इसका मतलब कोई भी अल्फा उसके नज़दीक में नहीं है। कुछ दूरी पर चलकर विंग को एक आइलैंड नज़र आता है जहां वो थोड़ी देर रेस्ट करने का सोचता है। सारे ओमेगास को थोड़ा बहुत खाने का सामान दिया गया था, जिन्हें खाकर विंग 2 दिन उस आइलैंड पर बिता देता है। तीसरे दिन से उसे वहाँ काफ़ी लोनली फील होना शुरू हो गया था। आसपास के ट्रेसेस से उसे पता चल गया था कि लोग नज़दीक ही हैं। कुछ जगह पर उसे ब्लड भी दिख रहा था, इसका मतलब कुछ लोग घायल भी हुए थे। पास ही में उसे एक पेड़ नज़र आता है जिसके ऊपर वो चढ़कर देखता है। उसे लांगवांग जी पास ही नज़र आता है। वो एक क्लिफ के पास खड़ा हुआ था। विंग एक्चुअली उस पेड़ पर बैठकर हॉट लांगवांग जी की तरफ देखे जा रहा था और उसे एडमायर कर रहा था। वांग जी उस क्लिफ के पास एक स्टिक के थ्रू अपना टेंट बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके पास एक टेंट बैग था। वांग जी अपना टेंट बना चुका था और विंग की नज़रें अभी भी उसके ऊपर ही थी। वांग जी टेंट बनाने के बाद ऊपर की तरफ देखने लगता है, तभी उसकी नज़रें विंग की तरफ जाती हैं। विंग भी उसे देखकर उसकी तरफ हाथ हिलाता है। वैसे तो वो दोनों एक दूसरे को देख सकते थे, पर वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर थे। विंग देखता है कि वांग जी अपने साथ एक बैग भी लेकर आया था जिसमें काफ़ी सारी सप्लाईज थी। विंग मन में सोचने लगता है, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। बहुत शर्म की बात है कि वो किसी के साथ नोटिंग नहीं करना चाहता, वरना मैं पक्का उसका पार्टनर बन जाता। उसकी सर्वाइवल स्किल्स कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। विंग को नींद आ रही थी, इसलिए वो पेड़ से नीचे आ जाता है। वांग जी जब ऊपर की तरफ देखता है तो विंग वहाँ से जा चुका था, इसलिए वांग जी भी अपने टेंट में अंदर चला जाता है। विंग को कोई और सोने की जगह नहीं मिली थी, इसलिए वो पेड़ के नीचे ही लेट गया था। रात के 2 बजे उसकी आँख खुलती है और आधी रात की वक्त पूरी डार्कनेस में बिल्कुल वही होता है जो उसने इमेजिन किया था। उसकी पूरी बॉडी तड़प रही थी नॉटिंग के लिए। आसपास अल्फा स्मेल की वजह से, अल्फा सेंट की वजह से वो हीट में चला गया था। क्रू मेंबर्स के द्वारा उस जगह पर काफ़ी सारे फेरोमोन्स का इस्तेमाल ऑलरेडी कर दिया गया था। वहाँ पर एक फ्रेश एयर नहीं थी, बल्कि फेरोमोन्स से भरी हुई एयर थी। यही उनका टास्क था, उन्हें उस एटमॉस्फेयर में सरवाइव करना था। विंग की बॉडी अपने आप ही उस सेंट को रिएक्ट कर रही थी। उसकी पूरी बॉडी हार्ड हो गई थी और उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे अभी के अभी नॉटेड होना था। वो किसी और बारे में नहीं सोच पा रहा था। पूरी जगह अंधेरा था और इस तरीके के एटमॉस्फेयर में अभी के अभी उसे एक अल्फा की ज़रूरत थी, एक अल्फा जो उसके साथ रात बिता सके। कैसे भी वो थोड़ा आगे चलता है, तभी उसे हवा में अल्फा की थोड़ी सी सेंट फील हो रही थी।
एक भूखे इंसान की तरह विंग उस सेंट का पीछा करने लग जाता है। तभी उसे किसी की चिल्लाने की, किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। विंग नहीं समझ पा रहा था कि ये एक अल्फा है या ओमेगा है, या दोनों है। विंग उस आवाज़ को फॉलो करने लगता है। कोई चीख रहा था, नहीं, मुझसे दूर हटो। विंग को रियलाइज़ होता है कि यह मुशन्यू की आवाज़ थी। विंग फाइनली कुछ टाइम बाद मुशन्यू को ढूंढ लेता है। एक अल्फा मुशन्यू के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि विंग वहां जाकर उसकी मदद करता, नी मिंजे वहां पहुंच गया था और उस अल्फा के साथ फाइटिंग करने लगा था। विंग को अब बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। उसे एक रिवर नज़र आती है। वहां जाकर वो पानी पीता है और पास ही में हार्ड रॉक पर बैठ जाता है। वो पानी पी ही रहा था, तभी उसे पानी में वांगजी की शैडो नज़र आती है। वांगजी उसे देखकर कहता है, विभूषण। विंग कहता है, तुम यहाँ कैसे? विंग मन में सोच रहा था, मेरी ऐसी हालत है और इस वक्त इसको यहाँ आना ज़रूरी था क्या? वांगजी कहता है, मैंने किसी की चीखने की आवाज़ सुनी थी, इसलिए मैं यहाँ मदद करने के लिए आया था। वांगजी उसकी तरफ बढ़ता है, पर विंग पीछे हट जाता है। वो उससे कहता है, मैं ठीक हूँ, वो मुशन्यू की आवाज़ है, अब वो भी ठीक है। वांगजी अभी भी विंग की तरफ बढ़ रहा था। वो फिर उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना, सच में? विंग को वांगजी के बिहेवियर में कुछ अनयूजुअल नजर आ रहा था, जैसे कि वो किसी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा हो। विंग मन में सोचता है, क्या वो ड्रंक है? शिट। विंग कहता है, क्या तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ फेरोमोन्स की वजह से हो रहा है? यहाँ हवा में फेक फेरोमोन्स मिलाए गए हैं, जिनका असर शायद तुम पर भी हो रहा है। वांगजी सिर्फ कह देता है। वांगजी एक सैड फेस के साथ विंग से पूछता है, तो तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए? विंग कहता है, नहीं, अभी तो नहीं, शायद नेक्स्ट टाइम। वांगजी अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम? वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे हेडेक हो रहा है विंग। विंग मन में सोचने लगता है, उसे शायद ये फेक फेरोमोन्स की आदत बिल्कुल भी नहीं होगी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वो वांगजी से पूछता है, क्या तुम्हारा टेंट अभी भी लगा हुआ है? वांगजी हाँ में सिर हिला देता है और टेंट की तरफ इशारा कर देता है। विंग कहता है, ओके, अपने टेंट में वापस जाओ वांगजी, और अंदर से खुद को लॉक कर लेना और बाहर मत आना जब तक ये स्मेल इस हवा से गायब ना हो जाए। वांगजी एकदम अच्छे बच्चे की तरह बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा विंग कह रहा था। वो टेंट में अंदर चला जाता है और खुद को अंदर से लॉक कर लेता है। वांगजी के जाने के बाद विंग एक गहरी सांस लेता है। वो सीधा रिवर में जाता है और अपनी बॉडी को एक बार फिर से वॉश करता है। वांगजी के अल्फा सेंट की वजह से उसकी बॉडी फिर से हीट में आ गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सीज़न उसके लिए इतना ज़्यादा टफ होने वाला था। उसके बाद विंग वहीं पास में सो गया था। सुबह होते ही वो देखता है कि जैसी उसकी आंखें खुली थी, वांगजी उसके सामने खड़ा था और वो रात से काफ़ी ज़्यादा ठीक दिख रहा था। विंग उससे कहता है, गुड मॉर्निंग। वांगजी को देखकर लग रहा था जैसे उसने अपनी पूरी रात हॉर्नीनेस में बिताई हो। वांगजी एक हॉट मैस लग रहा था। वांगजी उससे कहता है, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच लास्ट नाइट तुम्हारी एडवाइस के लिए, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ, पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मेरी पूरी बॉडी वेट है। वांगजी उसके पास आकर कहता है, तुम्हारे तो बाल भी वेट हो रहे हैं, तुम रात भर नहाए थे क्या? इस तरह तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। वांगजी को इस तरह बातें करता हुआ देख विंग हंसते हुए कहता है, तुम बिल्कुल मेरी ग्रैंडमा की तरह साउंड कर रहे हो। ये सुनकर वांगजी के ईयर्स रेड हो जाते हैं तो विंग कहता है, सॉरी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, पर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। हालांकि वेट हेयर के साथ सोना इतना भी गलत नहीं है, एक बार तुम ट्राई करके देखना। कुछ टाइम बाद विंग उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि यहाँ ऐसा कोई भी ओमेगा नहीं जिसके साथ तुम नॉटिंग करना चाहो? वांगजी एक सेकंड के लिए शांत रह जाता है तो विंग कहता है, ओ माय गॉड, इसका मतलब कोई ओमेगा है जिसके साथ तुम नॉटिंग करना चाहते हो? वांगजी कहता है, हाँ है, पर शायद वो मेरे लिए अनअवेलेबल है। विंग उससे कहता है, ओह, पर तुम कोशिश करते रहो, शायद तुम्हें वो मिल जाए। एक और दिन फॉरेस्ट में इसी तरह बीत गया था। आफ्टरनून का समय था, वेदर काफ़ी ज़्यादा हॉट हो रहा था। अचानक से फॉरेस्ट में एक जगह आग लग जाती है जो धीरे धीरे हर जगह फैल रही थी। विंग को नहीं पता था कि क्या ये आग जानबूझकर लगाई गई है या ये एक नेचुरल डिजास्टर है।
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फॉरेस्ट फायर से विंग ने पहले कभी डील भी नहीं किया था। उसे लोगों को चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो फायर से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो कुछ दूरी पर लांग वांगजी और वांग लिंगजाओ को नोटिस करता है। लिंगजाओ बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो वांगजी को मारने की कोशिश कर रही थी। वांगजी ने उसके हाथों को होल्ड किए हुए था। विंग तभी उन दोनों के पास जाता है और वांग लिंगजाओ से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? फायर इस तरफ ही बढ़ रही है। हर जगह स्मोक ही स्मोक हो गई थी। वांग लिंगजाओ एक जगह वेंचू को नोटिस करती है और उसके पास चली जाती है। विंग वांगजी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वांगजी को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। विंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, फायर नज़दीक है। वांगजी अपना एक हाथ विंग के शोल्डर्स पर रख लेता है। विंग दूसरे हाथ से उसके वेस्ट को पकड़ लेता है। इस तरह वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। वो दोनों एक समुद्र की तरफ बढ़ रहे थे। आइलैंड उतना भी बड़ा नहीं था। वांगजी को सडनली एक जगह एक केव नजर आती है। वो विंग को उस तरफ इशारा करता है। विंग कहता है, एक्सीलेंट, हम आज के लिए यहाँ ठहर सकते हैं। मैं चेक करता हूँ ये कितनी बड़ी है। प्रोडक्शन टीम ने जानबूझकर इस जगह को चुना था क्योंकि ये केव भी काफ़ी बड़ी थी। पर अंदर जाते ही विंग का अचानक पैर फिसलता है और वो बहुत नीचे तक आ जाता है। केव तो बहुत बड़ी थी पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अब वो वापस कैसे जाएगा। जब विंग कुछ टाइम तक बाहर नहीं आता तो वांगजी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, विभूषण। विंग भी जोर से कहता है, मैं ठीक हूँ लंजा, बस यहाँ का एंट्रेंस काफ़ी ज़्यादा छोटा है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं वापस आ पाऊँगा या नहीं। तुम्हें यहाँ नीचे नहीं आना चाहिए, तुम चले जाओ। पर इससे पहले वो अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाता वांगजी ऑलरेडी नीचे आ गया था। विंग देखता है कि वांगजी का एक पैर इंजर्ड भी था। विंग कहता है, लंजा, तुम्हें नीचे नहीं आना चाहिए था, अब हम दोनों यहाँ फंस गए हैं। वांगजी कहता है, कम से कम हमें फायर से तो शेल्टर मिला ना। विंग वांगजी को वहाँ बैठने में मदद करता है और उससे कहता है, हाँ, ये जगह काफ़ी बड़ी है, फायर यहाँ तक तो नहीं आ सकती। चलो यहाँ बैठकर सोचते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। उस केव में थोड़ा और अंदर जाने के बाद विंग को एक लेक नज़र आती है। विंग सोचने लगता है, मुझे लगा ही था कि ये लेक ज़रूर सी के नज़दीक होगी। इसका मतलब इसके बॉटम में जो पानी आ रहा है वो कहीं बाहर से आ रहा है। लंजा, इसमें ज़रूर छेद होगा जिसके ज़रिए हम बाहर जा सकेंगे। बट फ़िलहाल हमें बाहर की सिचुएशन नहीं पता, इसलिए आज रात हम आराम करते हैं। कल सुबह उठकर सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और तुम्हारे पैर में भी चोट है। वांगजी उसे कह देता है, पर उन्हें नहीं पता था कि उस केव में उनके साथ अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी था। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आई होप आज का पार्ट भी आप लोगों को सुपर इंटरेस्टिंग लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।